तो हम लोगों ने प्लेन सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शंस पढ़े, एपरेंट हाइट वगैरह कैलकुलेट करी। तो अब आते हैं, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है जो कि दो मीडियम को डिवाइड करता है, तो वहां पर रूल्स क्या आ रहे होंगे, क्या फॉर्मूला आ रहा होगा और कैसे हमको ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनाने होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हम लोग के पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r की इक्वल है और एक प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इस सरफेस को कट करेगी उसे क्या बोलेंगे, पोल। इस सरफेस का आपकी बार मतलब है कि इस सरफेस के लेफ्ट का जो मीडियम है वो n1 और जो राइट का मीडियम है वो n2। मतलब ये स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस साइड पर कुछ और मीडियम है, इस साइड पर मीडियम कुछ और है। एज यूजुअल जो हम लोगों का साइन कन्वेंशन हम लोगों ने मिरर्स के लिए पढ़ा था, तो वही साइन कन्वेंशन यहां भी काम करेगा। सारे मेजरमेंट्स कहां से करने होंगे, पोल से करने होंगे। तो जो मेजरमेंट्स पोल के राइट में होंगे वो पॉजिटिव, जो मेजरमेंट पोल के लेफ्ट में होंगे वो निगेटिव, जो मेजरमेंट पोल के ऊपर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव, और जो मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे वो निगेटिव आ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जैसा कि दिख रहा है कि जो हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस लिया है उसका सेंटर राइट साइड पर है, तो इसका हम लोग सेंटर भी डिफाइन कर लेते। मान लेता हूं सेंटर यहां पर ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले हम लोगों को लॉ डिफाइन करना है कि क्या यहां पर लॉ आ रहा होगा। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्कशन समझ में आएगा तो हमें लेंस मेकर फॉर्मूला भी समझ में आएगा, लेंसेज की वर्किंग प्रॉपरली समझ में आएगी कि हम कैसे इमेजेस बनाते। तो कोई हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पर रखा हुआ था। तो ओ से एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी वो तो सीधे ऐसे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर P पॉइंट पर इसका जो इंसिडेंस हुआ है वो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक्चुअली वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। एक रे जो O पॉइंट से सपोज यहां पर पहुंची, तो इस पॉइंट पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है A। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल डिफाइन करेंगे तो वो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा और ये इसका बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम लोग बोल देते हैं I। फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग इसका रिफ्रैक्शन होगा। ओके, नॉर्मल की तरफ भी जा सकती, नॉर्मल से दूर भी झुक सकती है। फिलहाल हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने बोल दिया कि वो रे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली गई, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो जो हम लोगों का नॉर्मल होगा वो जाएगा कहां से? जो नॉर्मल होगा वो जाएगा सेंटर से, राइट। तो नॉर्मल कुछ ऐसे बना देते हैं कि दिस इज अवर नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर से। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उसे हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको लिखा आई से। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको हम लोगों ने मान लिया कि वो आर है। तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ तो लिखा जा सकता है ना। अगर इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? n1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? वो आई था, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू साइन ऑफ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? वो आर की इक्वल है। तो हम लोगों ने जहां पर रे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है, और ये बात बहुत सिंपली और क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके, अब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी फेरबदल करना है, कुछ चीजों को ऑब्जेक्ट इमेजेस की डिस्टेंस से रिलेट करना है, तो फिर पक्की सी बात है पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन मानना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो कैलकुलेशन थोड़े से अजीब से, ये वाला एंगल आई है तो हम लोग जब करेंगे तो इन जनरल तो काफी डिफिकल्ट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, पैरेक्सियल रेज ले लेते हैं। हम लोग यहां पर कौन सी रेज के लिए बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या है? वो रेज जो एक्सिस के बहुत क्लोज हो, वो रेज जो एक्सिस के बहुत क्लोज हो। तो अगर ये वाली रे तो मैंने काफी दूर बनाई है ताकि तुम्हें फिगर एकदम क्लियर दिखाई दे।
तो ये वाली रे अगर एक्सिस के पास में होती तो ये पॉइंट कुछ यहां पर होता, तो यार नॉर्मल भी ऐसे होता तो आई तो बहुत छोटा हो जाता है ना। तो अगर बात पैरेक्सियल रेज की होती तो आई और आर दोनों कैसे होते, ये दोनों बहुत छोटे होते। अगर बात पैरेक्सियल रेज की होती तो आई और आर दोनों कैसे होते, दोनों ही बहुत छोटे होते। फिलहाल हमारा पर्पज क्या होता है, अब इमेज कहां बनी पहले ही चेक करते हैं। एक रे ये चली गई सीधे, एक रे रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर कि दोनों ने यहां पर कट किया, तो आगे जो रेज जा रही होंगी उन रेज से अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहेगा तो उसे क्या दिखेगा कि वो तो वो जो रेज है वो कहां से आ रहे हैं, आई से। अगर मान लो कोई आगे खड़ा होता और वो इन दो रेज की हेल्प से देखता तो बोलता कि ये दोनों रेज तो यहां से आ रहे हैं, मतलब उससे ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देता है। इसको हम लोग बोल देते हैं इमेज। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो वहां पर नहीं था। ठीक, हमारा पर्पज होता है कि हम इमेज में इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करें कि कभी हमसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, इमेज की पोजीशन बताओ, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें और इजीली अपना आंसर कैलकुलेट कर लें। तो वैसे ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव, लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ काम करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखा जाता है यू से, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम लोगों ने लिख दिया मॉडुलस यू, क्योंकि यू तो नेगेटिव होगा, साफ साफ दिख रहा है। केवल अभी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। इमेज जहां पर बनी उसका डिस्टेंस भी हम लोग पोल से निकालेंगे, तो इमेज की डिस्टेंस को लिख दिया मॉडुलस ऑफ वी से, ताकि सब पॉजिटिव रहे। और सेंटर कितनी दूरी पर होता है, रेडियस के डिस्टेंस पर, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया मॉडुलस आर। कुल मिलाकर के हमें यू, वी और आर इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ताकि हमें स्फेरिकल सरफेस की रेडियस पता हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दे, यू की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू पुट कर दें, और सिंपली हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, वी की वैल्यू मिल जाए। ठीक, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कुछ अल्फा है, ये वाला एंगल कुछ बीटा है, और इस वाले एंगल को हम लोगों ने मान लिया कि सपोज ये गामा के इक्वल है। अगर इन जनरल रिलेशन बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की इक्वेशन आ रही होगी, तो हम लोग रफ एस्टिमेट करते हैं, मतलब पैराक्सियल रेज के लिए। तो फिलहाल तो यहां से हम लोग डाल देते हैं परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर गिरता है उसको, उस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया कैपिटल एम। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात तो समझ में आती है कि यार हम लोग अगर tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिखेंगे तो u, v और r में रिलेशन आएगा, लेकिन साइन में लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगी, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये बात सबको समझ में आ रही कि थिंग्स आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, हम पैराक्सियल रेज के लिए सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सिंपल रिलेशन आ जाएगा, फिर और आगे पढ़ेंगे तो फिर एग्जैक्टली भी देखेंगे कि अगर इमेज यहां से बनती तो क्या होता है, ऊपर से बनती तो क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस आ रहे होंगे। ओके चलो, तो अल्फा बीटा गामा में फिर एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करना चाहिए। अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, इनको थोड़ा अलग बना लेते हैं। राइट, इन ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर। ये वाली इंसिडेंट रे थी और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, और एक नॉर्मल भी था यहाँ पर। राइट, तो नॉर्मल को ही बना लेते हैं। नॉर्मल को सपोज अलग कलर से बना देते हैं, ये ओके। ये हम लोगों का नॉर्मल था, इसको हम लोगों ने बोला था गामा, इसको हम लोगों ने बोला था बीटा, और इसको हम लोगों ने बोला था अल्फा। ठीक, नॉर्मल को थोड़ा सा पीछे और एक्सटेंड कर देते, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी इसको भी पीछे बढ़ा देते। ठीक, तो जो नॉर्मल था उसके साथ जो इंसिडेंट रे थी, जो नॉर्मल था उसके साथ जो इंसिडेंट रे थी, उसने जो एंगल बनाया था वो आई बनाया था। ठीक, ये व्हाइट वाला नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये था आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाया था वो आर के इक्वल बनाया था। तो ये दो एंगल हम लोगों ने और लिख लिए।
तो ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे की लाइन थी, और ये क्या था, नॉर्मल। तो इस वाले एंगल को भी हम लोग कितना बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर। ऑपोजिट एंगल से तो आर बोल सकते। कुल मिलाकर के हमें इनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ये वाला नाम भी रख देते हैं, मान लो कुछ, ये कौन सा पॉइंट था, ओ, ये कौन सा पॉइंट था, सी, और ये कौन सा पॉइंट था, आई, और ये कौन सा पॉइंट था, ए। ठीक, हम लोग एक ट्राइंगल चूज करते हैं, ओ ए आई। कौन सा ट्राइंगल चूज किया, ओ ए आई, ये वाला, ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया मैंने। ओके, अगर इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ओ ए आई, तो ये वाली लाइन ही तो ऐसे एक्सटेंडेड थी, ऐसे, एक ही लाइन थी एक्चुअली, थोड़ी सी टर्न हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, और अगर हम ट्राइंगल ये वाला लेते ओ ए सी, अगर ट्राइंगल ओ ए सी की बात करते हैं हम लोग, तो ओ ए सी ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल था, ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग ओ ए सी में ही लिख लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था आई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट ने बनाया था आई। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंटीरियर एंगल। सब एंटीरियर कौन कौन सा था, ओ ए सी, ओ ए सी, तो एंटीरियर एक तो बीटा था और दूसरा अल्फा था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला। और ये कितना था, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल था, जो कि हम लोगों ने लिखा था आई से। तो एक रिलेशन तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब आर वाले के लिए हम लोग एक ट्राइंगल और चूज कर लेते हैं, सी ए आई, ट्राइंगल सी ए आई। तो अगर हम लोग ट्राइंगल सी ए आई में बात करते तो हम लोग बोल सकते हैं ये तो एक ही लाइन थी, ये तो एक ही लाइन थी, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल था बीटा, किसका, आर और गामा का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। अब ये रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन हम लोगों ने बोला क्या था, पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब ये पॉइंट तो कुछ यहां पर होगा, मतलब ये झुकेगा तो अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा और गामा। तो पैरेक्सियल रेज का मतलब ये भी था कि अल्फा बीटा गामा भी कैसे होंगे, वो भी बहुत छोटे आ रहे होंगे। अगर बात पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन की है तो आई और आर तो छोटे होंगे ही होंगे, साथ में अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। तो अगर आई और आर छोटे तो हम लोग इस वाले रिलेशन से क्या लिख सकते, इससे हम लोग लिख सकते हैं n1 साइन ऑफ आई को क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। तो n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। कैसे लिख दिया, अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। इस बात को हम लोग पहले प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, अगर कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर्स देखते हो तो हर बात में पहले बताई जा चुकी होती। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, n1 साइन आई को आई लिख दिया और साइन आर को आर लिख दिया। तो ये हो गया n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। अब चूंकि आई और आर बहुत छोटे हैं तो इसको हम लोग लिख देते हैं tan आई, आई को tan आई लिखा और आर को क्या लिखा, क्योंकि काम हमारा तभी बनना है जब हम tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिखें। या अभी ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमें केवल वैल्यू पुट करनी, बाद में लिख देंगे जब जहां जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन फिलहाल तो नहीं लिखते। रीजन क्या है, हम इन आई और आर की वैल्यूज को यहां से लिखते हैं। तो अगर इस वाले रिलेशन से हम लोग आई कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और यहां से आर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, बीटा माइनस गामा। अगर आर कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी बीटा माइनस गामा। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, n1 इंटू आई, और आई कितना था, आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, और आर की वैल्यू थी बीटा माइनस गामा। तो दिस इज बीटा माइनस गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया। अब दो बीटा थे, उनको एक साथ कर लेते हैं। तो n1 इंटू अल्फा और प्लस n2 इंटू गामा, ये माइनस n2 इंटू गामा था, इसको उधर लाए तो प्लस n2 इंटू गामा। राइट साइड पर था n2 बीटा
और एक लेफ्ट साइड से उधर जाएगा n1 बीटा, तो ये बन जाएगा n2 माइनस n1 इंटू बीटा। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि यार अल्फा बीटा गामा से तो काम चलना नहीं, क्योंकि हमें साइड्स को इन्वॉल्व करना। तो चूंकि आई छोटा था, आर छोटा था, अल्फा बीटा गामा छोटे थे, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, और गामा को क्या लिख सकते हैं, टेन गामा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 टेन ऑफ बीटा। n1 टेन अल्फा प्लस n2 टेन गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 टेन बीटा। ओके फाइन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यूज लिखते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो अगर हम लोग यहां से लिखना चाहते टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्राइंगल में AOM, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेन अल्फा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हमने टेन में कन्वर्ट किया। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर कितना था, AM था, और बेस कितना था, OM था। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, लेकिन अगर बात हम पैरेक्सियल बेस की करेंगे, तो वो रेज जो एक्सिस के बहुत पास होंगी, मान लो ऐसे जा रही थी, तो अगर इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो M पॉइंट तो कुछ यहां आ जाएगा, मतलब P और M कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो जो M पॉइंट था और P पॉइंट था वो दोनों एक ही हो जाएंगे, तो इसको OM की जगह हम लोग लिख देते हैं OP। एंड व्हाट वाज OP, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OP तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं AM अपॉन मॉडुलस ऑफ U। अब यहां पर लिखते हैं टेन बीटा, टेन ऑफ बीटा। तो टेन बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, कौन सा, AMC। तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, AM था, और बेस कितना था, MC था। लेकिन फिर मैंने बोला कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन है, पैरेक्सियल। तो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि रे एक्सिस के बहुत पास में होगी। तो अगर हमारी इंसिडेंट रे एक्सिस के बहुत पास में है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो M तो P, M और P दोनों कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो एक जैसे हो जाने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग AM अपॉन M की जगह P लिख देते हैं, दिस इज PC। तो ये सेंटर तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और सेंटर की डिस्टेंस को हम लोगों ने लिखा था R से, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अभी हम लिखेंगे मॉडुलस। अभी साइन से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब बाद में आएगा। ओके, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और निकालनी, क्या हमें निकालना है टेन ऑफ गामा। तो टेन ऑफ गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, गामा तो ये वाला एंगल, तो ट्राइंगल लेंगे IAM, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर टेन गामा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, वो तो था AM, और बेस कितना था, MI था, तो बेस MI। लेकिन फिर मैं बोल सकता हूं कि पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन की अगर बात हो रही तो M और P पॉइंट एक ही जैसे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AM अपॉन PI। P का मतलब पोल था, I का मतलब इमेज था, तो PI का मतलब इमेज डिस्टेंस थी। लेकिन फिलहाल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं AM, और इमेज तक की डिस्टेंस को लिखा जाता है V से, बट हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ V। इतनी बात क्लियर होगी। अब इन सारी वैल्यूज को इस पर पुट कर दो। हम लोगों ने तो ये रिलेशन निकाला था, तो इस पर हम लोग पुट कर देते हैं, राइट। ये जो वैल्यूज हम लोगों ने टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की निकाली, उन वैल्यूज को हम लोग इस पर पुट कर देते हैं, इस वाले रिलेशन पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टेन अल्फा लिखना है पहले में, तो N1 हमें लिखना था टेन अल्फा, तो N1 इंटू AM अपॉन, और टेन अल्फा कितना था, AM अपॉन मॉडुलस ऑफ U, ओके, प्लस N2, ओके।
फिर हमें लिखना है tan गामा। tan गामा कितना था, em अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, तो दिस इज em अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। दो वैल्यूज पुट कर ली। अब तीसरी पुट करनी है हमें, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और फिर हमें लिखना क्या था, tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, अगर हम लोग यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू चेक करें तो em अपॉन मॉडुलस ऑफ r के इक्वल आ रही थी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि दिस इज em अपॉन मॉडुलस ऑफ r। तो ये सारे em तो हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है फिलहाल n1 अपॉन मॉडुलस ऑफ u प्लस n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन मॉडुलस ऑफ r। हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब ये देखते हैं कि UVR में कौन पॉजिटिव था और कौन नेगेटिव। डायग्राम को ध्यान से देखना, U कैसा था, नेगेटिव, राइट, लिखते जाते हैं। U था नेगेटिव, ओके, V मतलब पोल के राइट में था, तो V कैसा था, पॉजिटिव था, तो V इज पॉजिटिव, और सेंटर भी पोल के राइट में था, तो रेडियस भी कैसी थी, वो भी पॉजिटिव थी। मतलब U नेगेटिव, V पॉजिटिव और R भी इस केस में पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ध्यान से देखना अब आगे कैसे डील करते हैं। तो अगर ये रिलेशन है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ U इज इक्वल टू माइनस U। यस, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और U था नेगेटिव, तो एक नेगेटिव में अगर एक माइनस से और मल्टीप्लाई तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ V लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, प्लस V लिखेंगे, क्योंकि V तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। और अगर हमें मॉडुलस ऑफ R लिखना है तो वो भी हम क्या लिखेंगे, प्लस R, क्योंकि हमें मॉडुलस R को पॉजिटिव रखना है और R तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। R अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ R इक्वल टू प्लस R। ओके, ठीक, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर अगर वैल्यूज पुट करते आएगा n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन प्लस v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन प्लस r। तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया एक बड़ा रिजल्ट है जो काफी यूजफुल है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 और अपॉन r अपॉन r। स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए रूल आ गया, लॉ आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेजेस निकालेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लेंसेज बनाएंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बहुत सारे लेंसेज बनेंगे, लेकिन सब जगह जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस होंगे जो दो मीडियम को सेपरेट करते होंगे, मतलब बात रिफ्रैक्शन की होगी, तो उन सारे केसेस में हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फिर मैं इसको समराइज कर देता हूं, फाइनली इसको समराइज कर देता हूं। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r के इक्वल है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करो। प्रिंसिपल एक्सिस ने इस सरफेस को जिस पॉइंट पर कट किया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोल, और जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सारे कहां से होते हैं, पोल से होते हैं। ओके, बाकी हमें साइन कन्वेंशन पता है, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। ओके, लेफ्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1 और राइट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n2। ओके, ऑब्जेक्ट लेफ्ट मीडियम में O, इससे एक रे चली, इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद एक्सिस को जहां पर कट करेगी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं u से, और पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है वो v है, और इस सर्किल की अपनी इस जो भी सरफेस था उसकी अपनी रेडियस r के इक्वल थी। ठीक, तो हमारे पास क्या रूल आ गया, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस।
अगले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट गए तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब एग्जांपल बनाना है तो बना लो। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 2 के इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा कि v की वैल्यू क्या होगी, बशर्ते हमें रेडियस की वैल्यू दी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, दो इनमें से कोई दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। कोई दो दे देगा, u भी दे सकता है तो r पूछ सकता है, r भी दे सकता है तो u पूछ सकता है, और r u दे सकता है तो v पूछ सकता है। ठीक, तो स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए लॉ हमें समझ में आ गया। ओके, और मुझे लगता है पूरा खेल ज्योमेट्री का है तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो रिफ्रैक्शन का वही रूल है कि अगर किसी सरफेस पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो देखो डेंसर से रेरर में जाती है या रेरर से डेंसर में जाती है, अकॉर्डिंगली रे को टर्न करा देना, इमेज बना लेना। ये तो हो गया रे डायग्राम, और उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब हमें रे डायग्राम खूब सारे बनाने चाहिए अगर हमें ऑप्टिक्स सीखनी है तो। ओके, अब इससे बनाते लेंसेस। ठीक, या पहले काम और कर सकते हैं क्या, हम लोग इन सरफेसेस का भी मैग्निफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो स्फेरिकल सरफेस पर कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रखें और फिर हम उसका मैग्निफिकेशन डिफाइन करें। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं कि इन केसेस में मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन एक इंपॉर्टेंट